ये उस समाज की कहानी है जो अंधेरे में सिल्क को पाने की तमन्ना करता था लेकिन उजाले में उसे गंदा कहता था। वो सिल्क जिसे पर्दे पर देखकर पुरुषों की धड़कनें बढ़ती थी, सीटियां बजती थी, पैसे फेंकते थे, लेकिन फिर समाज के लिए कलंक कहते थे। ये कहानी सिर्फ डर्टी पिक्चर की नहीं है, ये कहानी सिल्क और डर्टी पिक्चर से आगे उस विजय लक्ष्मी की है जो चमक दमक के पीछे मेकअप की मोटी परतों के नीचे तन्हाई में रहती थी। इसीलिए इस डर्टी पिक्चर के दो पहलू, एक स्क्रीन पर मर्दों की फैंटेसी और दूसरी समाज में जिंदगी में दोगलेपन की। ऐसा नशा जिसे सिनेमा घर में तो लोग जी भर कर पीना चाहते थे लेकिन उजाले में अपने घर की चौखट पर गंदा कहकर नकारते थे। जिस समाज में औरत को देवी या कुलवधू के तौर पर पूजा जाता है, उसी समाज ने सिल्क को कामुकता की देवी बना दिया। लोग उसे चाहते तो बहुत थे लेकिन इज्जत नहीं देना चाहते थे। वो साउथ सिनेमा की वो जरूरत थी जिसके बिना फिल्में डब्बे में बंद रह जाती थी, जिसे देखकर अच्छे अच्छे संस्कारी भी अपना ईमान खो बैठते थे। लेकिन अफसोस कि करोड़ों दिलों की धड़कन बनने वाली सिल्क अपने ही दिल के सूनापन को भर नहीं पाई। इसीलिए इस डर्टी पिक्चर को देखना, समझना, जानना आपके लिए जरूरी है। और खुद सोचिएगा कि क्या रात के अंधेरे में मोबाइल में जो छिपकर हम देखते हैं, क्या उसी को लेकर दिन में सोशल मीडिया पर हम कमेंट करते हैं कि हमारे समाज को खराब कर रहा है? जवाब कमेंट सेक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है, अपने मन में जवाब दीजिएगा, क्योंकि इंसान दुनिया से झूठ बोलता है, अपने आप से नहीं। अगर हिम्मत फिर भी बचती तो कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। शुरुआत करते हैं। सिल्क स्मिता कोई रातों रात पैदा हुई स्टार नहीं थी। आंध्र प्रदेश के एल्लूरू जिले में गरीब परिवार में जन्म हुआ था। नाम विजय लक्ष्मी। गरीबी ऐसी कि 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता। घर के हालात इतने खराब कि चौथी कक्षा में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन विजय लक्ष्मी की किस्मत में सिर्फ गरीबी नहीं थी, शोषण भी था। जब बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के मनचलों की नजरें पड़ी। परिवार को लगा कि लड़की बोझ बन जाएगी, अनहोनी हो जाएगी, इसलिए 14 साल की उम्र में शादी कर दी गई। सोचा कि शादी के बाद जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन ससुराल उसके लिए जेल से कम नहीं थी। वहां प्यार नहीं, घरेलू हिंसा, मार पिटाई, मानसिक प्रताड़ना मिली। 14 साल की बच्ची जिसके खेलने के दिन थे, वो शराबी पति और जालिम ससुराल के जुल्म सह रही थी। फिर एक रोज सब्र का बांध टूटा। उस नर्क से वो भाग निकली। ना पैसा था, ना ठिकाना, ना कोई सहारा, बस एक रास्ता था, चेन्नई, जिसे उस दौर में मद्रास कहते थे। वो सपनों के शहर में तो आ गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस भूखे भेड़ियों वाली दुनिया से भाग कर आई है, सिनेमा की दुनिया में उससे बड़े मगरमच्छ मिलेंगे। और यहीं से जन्म हो गया सिल्क का। चेन्नई आकर उसे पेट भरने के लिए एक अभिनेत्री के घर में नौकरानी का काम शुरू किया। वहां उसने मेकअप आर्टिस्ट से काम सीखा। दूसरों का चेहरा रंगते रंगते उसे एहसास हुआ कि उसका अपना चेहरा भी तो कैमरे के लिए बना है। धीरे धीरे उसे फिल्मों में एक्स्ट्रा कलाकार के तौर पर छोटे मोटे रोल मिलने लगे। वो भीड़ का हिस्सा थी जिसे कोई नोटिस नहीं कर रहा था। लेकिन फिर साल 1979 में एक फिल्म आई, मलयालम फिल्म इनाय थेडी। इसने उसे किस्मत का दरवाजा खटखटाया। निर्देशक एंथनी को एक ऐसी लड़की की तलाश थी जिसमें कच्ची कामुकता। उनकी नजर विजय लक्ष्मी पड़ी। फिल्म में उसके किरदार का नाम था स्मिता, और यहीं से विजय लक्ष्मी जो है वो हमेशा हमेशा के लिए दफन हुई और दुनिया को मिली स्मिता। हालांकि असली धमाका साल 1980 में हुआ, तमिल फिल्म वांडी चक्रम। इस फिल्म में उसने एक बार गर्ल का रोल निभाया जिसका नाम था सिल्क। इस फिल्म में उसका रोल बड़ा नहीं था, लेकिन स्क्रीन पर मौजूदगी इतनी जबरदस्त थी कि लोग हीरो को भूल गए। उसकी बड़ी बड़ी नशीली आंखें, सांवला रंग और बेपरवाह अंदाज दर्शकों को नशा चढ़ाने लगा। उस दिन के बाद वो स्मिता भी नहीं रही, वो बन गई सिल्क स्मिता। सिल्क स्मिता के बारे में एक बात समझने वाली जो जरूरी है वो ये कि वो बाकी अभिनेत्रियों जैसी नहीं थी। वो न्यूडिटी नहीं बेचती थी, वो सुझाव बेचती थी। उनकी ताकत उसके कपड़ों के कम होने में नहीं, बल्कि उसकी आंखों की उस चमक में थी जो कैमरा लेंस को चीरते हुए दर्शक के दिल में उतर जाती थी। वो सिर्फ एक नजर से वो कह देती थी जिसके लिए बाकी हीरोइनों को 10-10 डायलॉग बोलने पड़ते थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत है बालू महेंद्र की क्लासिक फिल्म मुन्नम पेराई का वो मशहूर किस्सा, जहां पर एक सीन में सिल्क को बस एक एप्पल खाना था, सिर्फ एक सेब। उसके पास कोई डायलॉग नहीं था, कोई खास एक्शन नहीं था। डायरेक्टर बालू महेंद्र ने कहा कि सिल्क बस तुम एक सेब खा लो, लेकिन सिल्क ने उस सेब को ऐसे काटा, ऐसे चबाया कि कैमरे की तरफ देखने वाले लोग जो थे वो कामुकता से भर गए।
और वो एक साधारण सा सीन सेब खाने का कामुकता की मिसाल बन गया। डायरेक्टर खुद हैरान रह गए। ये उसका कुदरती हुनर था। उसे पता नहीं था कि सेक्सी कैसे बनते हैं, लेकिन वो सांस भी ले रही थी तो वो अदा बन जा रही थी। और यही वो जादू था जिसे जमाना देख तो सकता था लेकिन समझ नहीं सकता था। और नतीजा ये हुआ कि 80 के दशक में हीरो नहीं सिल्क की फिल्में चलती थी। 1980 से 1990 के बीच का दशक जो है साउथ सिनेमा के इतिहास में सिल्क स्मिता के नाम पर दर्ज है। ये वो दौर था जब साउथ सिनेमा में एक नया फॉर्मूला चल पड़ा था, सेक्स सेल्स। सिल्क स्मिता का स्टारडम इस कदर हावी हो गया था कि बड़े बड़े सुपरस्टार फीके लग रहे थे। रजनीकांत, कमल हसन, चिरंजीवी, मोहनलाल जैसे दिग्गजों की फिल्मों में भी डिस्ट्रीब्यूटर को एक ही शर्त होती थी, क्या फिल्म में सिल्क का आइटम नंबर है? अगर जवाब नहीं तो फिल्म के दाम गिरते थे। कहा जाता है कि उस दौर में सिल्क स्मिता एक गाने के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए चार्ज करती थी, जो उस दौर के कई लीड एक्टर्स की फीस से ज्यादा था। प्रोड्यूसर्स को पता होता था कि अगर पिक्चर कमजोर है तो उसमें सिल्क का एक गाना डाल दो, पिक्चर जो है वो सिल्वर जुबली चल जाएगी। लोग टिकट खिड़की पर मार पिटाई करते थे सिर्फ सिल्क की झलक पाने के लिए। सिनेमा घर में अजीब चलन था, सिल्क का गाना या सीन खत्म, आधी ऑडियंस थिएटर से बाहर। उनके लिए पिक्चर मतलब सिल्क। पोस्टर पर हीरो का चेहरा छोटा और सिल्क स्मिता का चेहरा बड़ा छप रहा था, भले ही फिल्म में उनका रोल सिर्फ 5 मिनट क्यों ना हो। और यही वजह है कि छोटे से करियर में 450 से ज्यादा फिल्मों में काम कर लिया। कई बार वो एक दिन में 3-3 शिफ्ट काम करती थी, मशीन बन गई थी जो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री को पैसा कमा कर दे रही थी। इतनी शोहरत, बेशुमार दौलत के बावजूद सिल्क के अंदर वो गरीब विजयलक्ष्मी हमेशा जिंदा रही जो भूखे पेट सोती थी। उसे अपनी अमीरियत पर कभी भरोसा नहीं हुआ। इंडस्ट्री में बात मशहूर थी कि सिल्क को बैंकों और सिस्टम पर भरोसा नहीं था। वो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा कैश में रखती थी, कभी कभी अपने मेकअप किट या फिर साड़ियों की तहों में नोटी गड्डियां छिपाकर। ये कंजूसी नहीं थी, बस एक ऐसे इंसान का डर था जिसने गरीबी इतने करीब से देखी थी कि उसे लगता था कि डिजिटल आंकड़े कभी भी गायब हो सकते हैं, लेकिन हाथ में नोटों गड्डी सुरक्षित महसूस कराती थी। उसे हमेशा डर था कि कहीं वो दोबारा सड़क पर ना आ जाए, कहीं दोबारा उसी नर्क में न जाना पड़े जहां से भाग कर आई। ये उसे बेचैन करता था। सिल्क स्मिता को दुनिया ने सेक्स सिंबल मान लिया था, लेकिन उसके अंदर एक अभिनेत्री सांस ले रही थी जो महान बनना चाहती थी। वो चाहती थी कि लोग उसकी एक्टिंग की तारीफ करें, ना सिर्फ उसके बदन की। उसने कोशिश भी की। बालू महेंद्र की क्लासिक फिल्म मनोरम पिराई में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। भारती राजा की फिल्म अलाइगल में उसने एक संजीदा किरदार निभाया। क्रिटिक्स भी हैरान थे कि जिस लड़की को वो सिर्फ वल्गर कह रहे थे उसके अंदर इतना दर्द और अभिनय की क्षमता कहां है। लेकिन अफसोस की इंडस्ट्री को अभिनेत्री सिल्क में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो वही बार डांसर, छोटे कपड़ों वाली सिल्क चाहिए थी। जब भी उसने संजीदा रोल मांगे उसे मना किया गया, उसे टाइपकास्ट किया गया। और यही एक इंटरव्यू में सिल्क स्मिता ने कहा भी था कि लोग मुझे इंसान नहीं जिस्म समझते हैं। वो मुझे स्क्रीन पर तो चाहते हैं लेकिन इज्जत नहीं देना चाहते जिसकी मैं हकदार। और ये उनके जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। वो अपनी ही इमेज की कैदी बन गई थी। जिस सिल्क की छवि ने उसे शोहरत दी, उसी ने उस कलाकार के तौर पर मार डाला। इंडस्ट्री में सिल्क के बारे में मशहूर था कि वो बहुत घमंडी है। कहा जाता है वो सेट पर किसी से बात नहीं करती, बड़े एक्टर्स के सामने पैर रखकर बैठ जाती, जैसे शिवाजी गणेशन वाला किस्सा। अपनी शर्तों पर काम करती है। लेकिन क्या यह घमंड था या अकेली औरत का रक्षा कवच? सिल्क एक ऐसी दुनिया में काम कर रही थी जो मर्दों के डोमिनेटेड वाली इंडस्ट्री थी, वर्चस्व की। वहां हर कोई उसे नोचने के लिए तैयार बैठा था। अगर वो थोड़ी भी नरम पड़ती तो उसको नोच डालते। उसका रुख, उसका व्यवहार, उसका कम बोलना, सेट पर अलग थलग रहना, यह खुद को सुरक्षित रखने का तरीका था। सिल्क स्मिता की जिंदगी को समझना, उसके साउंड ट्रैक को सुनना होगा। जरा सोचिए उस मंजर को, एक तरफ थिएटर में हजारों लोगों की सीटियों का शोर, सिक्कों का खनखन, तालियों गड़गड़ाहट। वो दुनिया की सबसे शोरगुल वाली इंडस्ट्री में काम कर रही थी, लेकिन जैसे शूटिंग खत्म, पैकअप, वो अपनी कार में बैठती, आलीशान घर में पहुंचती, वहां सन्नाटा होता। बेडरूम में घड़ी को टिक टिक, एसी की सरसराहट। वो सन्नाटा उसे काटता था। जिस औरत के लिए बाहर की दुनिया पागल थी, घर के अंदर उसके पास एक कप चाय साझा करने वाला कोई नहीं था। 90 का दशक आते आते हवा का रुख बदलने लगा। सिनेमा बदल गया। अब हीरोइनें भी ग्लैमरस होने लगी थी, जिससे आइटम गर्ल की जरूरत कम हो गई। नए चेहरे सामने आ गए जो सिल्क से कम पैसों में और ज्यादा बोल्ड होने को तैयार थे। सिल्क का काम कम होना शुरू हुआ और यहीं से उसका पतन शुरू हुआ। इस पतन में शराब का भी हाथ था और ये आदत भी उसे इसी इंडस्ट्री ने दी थी। कहा जाता है जब सिल्क सेट पर होती तो कई बार लोग उसे पानी की जगह शराब ऑफर करते, क्योंकि नशे में सिल्क से मनचाहा काम करवाना, ज्यादा बोल्ड सीन शूट करवाना और आसान था। इंडस्ट्री ने उसे जानबूझकर शराबी बनाया ताकि वो होश में आकर सवाल न करे।
ताकि अपनी शर्तों पर काम ना करे और फिर वो नशे की आदी हो। उसने सोचा अगर लोग काम नहीं देंगे तो वो खुद काम पैदा करेंगे। उसने अपनी जमा पूंजी लाकर फिल्में प्रोड्यूस शुरू की, लेकिन उसे बिजनेस की समझ नहीं थी और जिन लोगों पर भरोसा किया उन लोगों ने लूट लिया। उसकी फिल्में फ्लॉप हुई। करोड़ों कमाने वाले सिल्क पाई पाई की मोहताज होने लगे। और फिर आया निजी जिंदगी का वो सबसे बड़ा धोखा। कहा जाता है कि वो किसी डायरेक्टर, जिसे सुसाइड नोट में बाबू कहा गया, उससे बेइंतहा प्यार करने लगी थी। वो शादी करना चाहती थी, घर बसाना चाहती थी, लेकिन उस आदमी ने भी सिल्क को सिर्फ एक ट्रांसफर करने वाली संपत्ति समझा। सिल्क के पैसे और प्यार दोनों का इस्तेमाल किया और जब सिल्क को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उसे छोड़ दिया। फिर 22 सितंबर 1996 सिल्क ने अपनी दोस्त और एक्ट्रेस अनुराधा को फोन किया। घबराहट में कहा, अनु, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, मैं परेशान हूं, चले आओ। अनुराधा ने कहा कि वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर आएंगी, लेकिन फिर वो मुलाकात नहीं हो पाई। अगली सुबह 23 सितंबर साल 1996 को 35 साल की विजयलक्ष्मी उर्फ सिल्क स्मिता चेन्नई के अपार्टमेंट में पंखे से लटकी मिली। वो चेहरा जिसे देखने के लिए लाखों लोग मरते थे अब बेजान पड़ा था। वहां एक सुसाइड नोट मिला था जिसमें लिखे शब्द पत्थर को भी पिघला देते। कहा कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की, सबके लिए किया, लेकिन किसी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। जिन लोगों पर मैंने भरोसा किया, धोखा दिया। बाबू, मैंने तुम्हें प्यार किया था, लेकिन तुमने भी छोड़ दिया। अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। उसकी मौत ने इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया, लेकिन कड़वा सच ये था कि उसके अंतिम संस्कार में इंडस्ट्री के बहुत कम बड़े सितारे पहुंचे। वो सितारे जिनकी फिल्में सिल्क के दम पर हिट हो रही थी, उन्हें उसको विदाई देने का वक्त नहीं मिला और यही समाज के और इंडस्ट्री के दोगलेपन की आखिरी निशानी थी। सिल्क की मौत के कई सालों बाद 2011 में फिल्म आई डर्टी पिक्चर। विद्या बालन ने सिल्क के किरदार को जिया और दिखाया कि मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द था। विद्या बालन का एक डायलॉग था, फिल्म में सिर्फ 3 चीजों चलती हैं, एंटरटेनमेंट, 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 और मैं एंटरटेनमेंट। ये डायलॉग सिल्क की जिंदगी का सार था। वो पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट थी, लेकिन किसी के लिए शायद इंसान नहीं बन पाई। लेकिन क्या डर्टी पिक्चर ने पूरा सच दिखाया? विद्या बालन ने खुद कहा था कि यह सिल्क नहीं, सिर्फ एक किरदार है, क्योंकि असली सिल्क कहानी डरावनी है, उससे ज्यादा अंधेरी, उससे भी ज्यादा दर्दनाक। फिल्म में अंत में हीरोइन को सम्मान मिलता है, लेकिन असल जिंदगी में सिल्क को सिर्फ तन्हाई मिली थी। सिल्क स्मिता एक पहेली बनकर आई और एक सवाल बनकर चली गई। आज जब पीछे मुड़कर आप देखते हैं तो सवाल उठता है, डर्टी कौन था? वो औरत जो अपने पेट के लिए अपने जिस्म की नुमाइश कर रही थी, या वो समाज जो टिकट खरीद कर उसे देखने जा रहा था, बाहर निकलकर फिर उसी को चरित्रहीन कह रहा था? क्या वो लोग गुनहगार नहीं थे जिन्होंने उसे शराब की लत लगवाई? क्या वो लोग जिम्मेदार नहीं थे जिसने पैसे लूटे, अकेला छोड़ा? सिल्क स्मिता ने साबित किया कि एक औरत बिना गॉडफादर, बिना किसी हीरो के अपने सहारे पर अपनी शर्तों पर राज कर सकती है। उसकी रफ्तार एक उल्का पिंड जैसी थी, तेज, चमकदार, आग लगाने वाली, लेकिन उल्का पिंड की किस्मत में जलकर राख होना लिखा होता है। वो रेशम सिल्क की तरह मुलायम थी, लेकिन दुनिया ने उसे लोहे की जंजीरों में जकड़ दिया। ये कहानी सिल्क स्मिता की थी, एक ऐसी जीत की जो हार में बदल गई, एक ऐसी रानी की जिसका महल ताश के पत्तों का था, और एक ऐसी औरत की जिससे दुनिया ने चाहा तो बहुत लेकिन अपनाया कभी नहीं। सिल्क मर गई, लेकिन विजयलक्ष्मी का सवाल आज भी जिंदा है। क्या मेरा